हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सबकी कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं और मेरी भी पढ़ाई ठीक ही ठाक चल रही है। बहुत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन हाँ, ठीक ही ठाक चल रही है। फिर भी आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्सों में। जो और लोग भी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगती है ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे धीरे धीरे 1 बाय 1 हम लोग आगे देखते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे ना ये पता चलेगा कि मुझे कैसे वीडियो बनानी है, ठीक है। अगर कैसे सुधार करना है, ठीक है। अगर जो भी कमी होती है, जो अच्छा लगता है, वो दोनों चीज़ें मुझे आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बता सकते हैं। और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक। तो मैं उसको आपको बना दूंगी, आपको सिर्फ पढ़ा दूंगी। तो पहले तो हम लोग आज देखने वाले हैं भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार होगा। यहाँ पे गलती से 6 हो गया है, लेकिन 5 प्रकार होगा। तो इसमें सबसे पहला है पोषक तत्व के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर, तीसरा नाशवरता के आधार पर, चौथा है उद्गम के आधार पर और 5वां हो जाएगा रासायनिक संरचना के आधार पर। कितने आधार पर हम बांट सकते हैं भोजन के वर्गीकरण को? 5 दिन। अतः हम 1 बाय 1 इन पाँचों को डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो पहला इसमें हो जाएगा पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला भोजन क्या काम करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। दूसरा है, कह रहा है कि बनाने का काम। तो किसको बनाने का काम? सेल्स को बनाने का काम करता है। और वो कौन सा पोषक तत्व करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है। और ये प्रोटीन करता है। प्रोटीन का काम क्या होता है? कोशिकाओं का निर्माण करना। मतलब जितनी भी हमारे बॉडी में टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनको रिपेयर करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। ये यहाँ क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा होता है? तो प्रोटीन होता है। और उसके बाद सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन से पोषक तत्व करते हैं? तो कौन से पोषक तत्व करते हैं? विटामिन और मिनरल। उसके बाद दूसरा हो जाएगा कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर रहे हैं? आप देख रहे हैं 3 आधार पर कर रहे हैं। ऊर्जा देने का काम। ऊर्जा हमको किन किन पोषक तत्वों से प्राप्त होती है? देखो, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, प्रोटीन से प्राप्त होती है और फैट से प्राप्त होती है। उसके बाद शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, कौन यूज करता है? वाटर। और जो फैट होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और जो विटामिन और मिनरल है वो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और नियमित करने का कार्य करते हैं। मतलब जो बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। तीसरा यहाँ पे हम देखते हैं नस्वरता के आधार पर। नस्वरता के आधार पर पोषक तत्व नस्वरता के आधार पर कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं। मतलब कौन सा भोजन कितनी जल्दी जो है नष्ट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, उसको कहा जाता है नस्वरता, ठीक। नस्वरता किसे कहा गया है? कि भोजन मतलब कितने समय में खराब हो जाता है, उसी के लिए हम यहाँ पे। तो नस्वरता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी है वो? तो शीघ्र नश्वर पदार्थ, अर्धनश्वर पदार्थ और अनश्वर पदार्थ। देखो यहाँ पे कभी कभी जो है ये शीघ्र नश्वर, अर्धनश्वर, अनश्वर ये नहीं देता है, बल्कि डायरेक्ट इंग्लिश में ही हिंदी लिख देता है। जैसे पेरिसेबल, जैसे ऐसे लिख देगा पेरिसेबल, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि क्या अगर पूछ लेगा जैसे पेरिसेबल बोल देगा, ठीक, तो पेरिसेबल ऐसे डायरेक्ट लिख देता है। तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, इसको याद रखना है कि डायरेक्ट इंग्लिश को याद रखेंगे तो मेरे लिए हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पेरिसेबल फूड किसे कहते हैं? सेमी पेरिसेबल फूड किसे कहते हैं? नॉन पेरिसेबल फूड किसे कहते हैं, ठीक।
तो पेरिसेबल फूड जो होता है मतलब ऐसे फूड जो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, पेरिसेबल फूड कहा जाता है। तो सबसे जल्दी नष्ट होने वाले फूड कौन कौन से होते हैं, जो 2 से 3 दिन में ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे दूध हो जाती है, हरी साग सब्जियाँ हो जाती हैं, अंडा, मांस, मछली, पनीर, है ना, ये सब कितनी बहुत जल्दी, देखो आप लोग देखते भी होंगे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इनको क्या बोला गया है, पेरिसेबल फूड के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद दूसरा हो जाता है सेमी पेरिसेबल फूड, मतलब ऐसे फूड जो बहुत जल्दी ही नहीं ख़राब होते हैं और ना बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, लगभग वो 1 सप्ताह से 1 माह तक ही चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सेमी पेरिसेबल फूड कहा जाता है। जैसे इसमें सूजी आता है, बेसन आता है, आलू आता है और प्याज आता है। तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के माध्यम से पूछे जाते हैं कि कौन सा पेरिसेबल फूड है, कौन सा सेमी पेरिसेबल फूड है और कौन सा नॉन पेरिसेबल फूड है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नॉन पेरिसेबल फूड मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जो लंबे समय तक चलते हैं, मतलब उनको हम लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं और वो ख़राब नहीं होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नॉन पेरिसेबल फूड कहा जाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं, गेहूं होता है, चावल होता है, दाल, मसाला, तेल, अचार ना, ये सब क्या होते हैं, नॉन पेरिसेबल फूड होते हैं। उसके बाद चौथा प्रकार हम देखते हैं उद्गम के आधार पर, मतलब भोज्य पदार्थ हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो भोज्य पदार्थ हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, देखो हमको 2 तरह से प्राप्त होता है, एक प्राणिज सोर्स से प्राप्त होता है और दूसरा वानस्पतिक सोर्स से प्राप्त होता है। मतलब पहला जो प्राणिज स्रोत से प्राप्त होता है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं एनिमल जो सोर्सेज होते हैं वो सभी प्राणी जगत में आएंगे। ऐसे भोज्य पदार्थ जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे मांस हो जाएगा, मछली हो जाएगा, अंडा, दूध, शहद, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राणी जगत से हमको प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, वानस्पतिक जगत से, मतलब जो हम प्लांट सोर्सेज से प्राप्त करते हैं वो सभी किसमें आएंगे, वानस्पतिक जगत में आएंगे। प्लांट सोर्स में हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, गेहूँ हो जाता है, चावल हो जाता है, अनाजें, दालें, फल, सब्जियाँ, जो भी हम प्लांट सोर्स से प्राप्त करते हैं वो सभी किसमें आ जाएंगे, वानस्पतिक जगत में आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट ये हमारा हो जाता है रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर इनको हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक कार्बनिक भोज्य पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बनिक फूड प्रोडक्ट, नॉन कार्बनिक फूड प्रोडक्ट, ठीक। तो मतलब ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे हमें ऊर्जा तो मिलती है, परंतु जो अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं इनसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ हम देखते हैं कि ऐसा तत्व जिनमें क्या पाया जाता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहा जाता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। जैसे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, ये किस में आते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ में आते हैं। मतलब हम कार्बनिक भोज्य पदार्थों को जलाने पर कुछ भी अवशेष नहीं बचता है, ठीक। लेकिन वहीं पे अकार्बनिक भोज्य पदार्थों को जब हम जलाते हैं तो उसमें अवशेष बचता है और इसमें क्या नहीं पाए जाते, कार्बन नहीं पाए जाते हैं। वहीं कार्बनिक भोज्य पदार्थ में कार्बन पाए जाते हैं। और जो अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, वाटर और मिनरल, ये किस में आते हैं, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ में आते हैं। मिनरल में बहुत सी मिनरल आते हुए आप लोगों ने पढ़ाई होगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, है ना, बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं, लगभग 24 मिनरल होते हैं। तो उन सब पूरे मिनरल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसके बाद ये यहाँ पे आज ख़त्म होता है। अगर क्लास कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।